आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। इस चैप्टर में अभी तक मैंने 5 वीडियो किए हैं, ये 6वां वीडियो है। इस वीडियो में हमने 5 सेक्शन लिए, सेक्शन 307 से 311 तक। अगर इन 5 सेक्शनों को देखें तो इसमें 2 ग्रुप बनते हैं। पहला जो ग्रुप है वो 307 से लेके 309 तक है। दूसरा जो ग्रुप है वो 310 और 311 है। पहले की जो 3 धाराएं हैं उसमें प्रयत्न को समझाया गया है, प्रयत्न को दंडित किया गया है, जिसमें 307 हत्या करने के प्रयत्न को दंडित करता है, 308 आपराधिक मानववध के प्रयत्न को दंडित करता है और 309 आत्महत्या के प्रयत्न को दंडित करता है। मैं थोड़ा सा आपको प्रयत्न के बारे में बताता हूं, क्योंकि हमें प्रयत्न के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सेक्शन 511 जो इस भारतीय दंड संहिता की सबसे आखिरी धारा है 511, उसमें हमें प्रयत्न को समझना है। तो वो जो धारा है पहले मैं उसको बताता हूं, फिर ये क्यों रखी गई, इनका क्या उद्देश्य था रखने का, इस पर बात करेंगे। धारा 511 ये कहती है कि आजीवन कारावास और कारावास से दंडनीय अपराधों के प्रयत्न का दंड, ये धारा का टाइटल है। तो जो अभी हम आज धारा डिस्कस कर रहे हैं, इन सब अपराधों का दंड भी तो आजीवन कारावास और कारावास है। फिर इन धाराओं में अलग से प्रयत्नों को क्यों बताया गया? इसका कारण यह है कि जब धारा 511 पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिन अपराधों के प्रयत्न के दंड की व्यवस्था अन्यथा नहीं की गई है, अधिनियम में अभिव्यक्तता अन्यथा उपबंधित नहीं की गई है, उनके लिए 511 है। तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि जिन अपराधों के प्रयत्न के लिए दंड की व्यवस्था सेक्शनों में की गई है, तो करीब 24 सेक्शन हमारे यहां ऐसे हैं जिसमें अपराध के साथ उसका प्रयत्न का दंड भी बता दिया गया है, और 4 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें अलग से प्रयत्न बताए गए। अपराधों के अपराध अलग बताया गया, प्रयत्न अलग बताया गया। 4 में 3 धारा तो हम आज डिस्कस करेंगे। 307 जिसमें हत्या का दंड अलग है, हत्या के प्रयत्न का अलग। 308 आपराधिक मानववध का अलग और आपराधिक मानववध के प्रयत्न के लिए अलग, आत्महत्या के प्रयत्न के लिए 309। क्योंकि आत्महत्या एक ऐसा अपराध है, एकमात्र ऐसा अपराध है जिसके प्रयत्न का दंड है, आत्महत्या करने का कोई दंड नहीं। एमपीपीएससी के एग्जाम में करीब, ऐसा मेरे को याद आ रहा है, 2000 के आसपास एक प्रश्न पूछा गया। लॉ उस समय सब्जेक्ट होता था, लॉ पीएससी में प्रीलिम्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसके प्रयत्न का दंड है, अपराध के घटित होने का दंड नहीं है? वो था आत्महत्या। क्योंकि आत्महत्या अगर कमिट हो गई तो आप बताइए दंड किसको देंगे? अपराधी चला गया, दंड किसको मिलेगा? इसलिए आत्महत्या के प्रयत्न को दंडित किया गया है। ठीक है, तो 309 हो गई। एक धारा और है, 4 धारा मैंने गिनाई, 307, 308, 309 और एक आती है 393, वहां पर लूट के प्रयत्न को दंडित करने की बात की गई है। तो ऐसे 4 धाराएं जो प्रयत्न से संबंधित हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि प्रयत्न को अगर 511 बता दिया गया है तो फिर इन धाराओं में क्यों बताया गया? क्या उद्देश्य इन धाराओं में प्रयत्नों को बताने का? उद्देश्य यह है कि कुछ धाराएं, कुछ अपराध ऐसे हैं जो गंभीरतम अपराधों में शामिल हैं, उनका प्रयत्न भी उतना ही दंडनीय है जितना उनका कमिट होना। प्रयत्न में और कमिट होने में दोनों ही अपराध हैं, और दोनों ही में केवल एक अंतर है, प्रयत्न की जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो अपराध उसमें कमिट हो जाता है, अपराध उसमें घटित हो जाता है, अपराध पूर्णता को ले लेता है। अब जरा इन स्टेप को मैं समझाता हूं। किसी भी अपराध को घटित होने के लिए 4 स्टेजेस आती हैं। चौथी स्टेज में तो अपराध घटित हो ही जाता है। पहली स्टेज आती है आशय, इंटेंशन। इंटेंशन जो होता है वो हमारे आईपीसी के अंदर किसी भी अपराध का आशय दंडनीय नहीं है। माने इंटेंशन आप किसी भी अपराध को करने का बना लो, दंडनीय नहीं है। मैंने कल पिछले वीडियो में कहा था कि आशय को केवल अव्यक्त समझ सकता है या परमात्मा समझ सकता है। तो विधि कैसे समझ सकती है? विधि जब इंटेंशन को समझेगी नहीं कि सामने वाला आदमी बैठा है और इसका इंटेंशन इस समय चल रहा है कि मैं ये अपराध करूंगा, कोई जघन्य अपराध करूंगा। इंटेंशन हमारे यहां आईपीसी के पूरी 511 धाराओं में और अन्य विधियों में आशय को दंडनीय नहीं बनाया गया है। फिर दूसरे स्टेज पे आती है तैयारी। तैयारी को भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में
दंडनीय बनाया गया है। 5 से 6 धाराएं हैं, जैसे डकैती की तैयारी दंडनीय है, और उसके भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आयुध इकट्ठे करना, ये तैयारी करना दंडनीय है। सिक्के के कूटकरण को दंडनीय बनाया गया। ऐसे 6 एक धाराएं हैं हमारे यहाँ जिनमें तैयारी को दंडनीय बनाया गया। लेकिन बात आती है प्रयत्न की। तो प्रयत्न के लिए मैं आपको बताया कि एक धारा है 511 जो पूरी आईपीसी को कवर करती है, और 511 कहती है कि आजीवन कारावास और कारावास के लिए दंडनीय अपराधों के बारे में, अगर दंडनीय अपराधों के लिए कोई प्रयत्न करेगा तो धारा 511 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें एक बात और लिखी है, जब उस धारा को अंदर पढ़ोगे 511 को लिखा है जिसके बारे में आईपीसी में अन्यथा अभिव्यक्त, जिसके प्रयत्न के बारे में आईपीसी में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। करेक्ट। तो धारा 307 प्रयत्न को बताएगी, हत्या के प्रयत्न को, 308 आपराधिक मानववध के प्रयत्न को बताएगी, और 309 आत्महत्या के प्रयत्न को बताएगी। यह बात हुई। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 307। सेक्शन 307 हत्या का प्रयत्न, ये उसका टाइटल है। लिखा है जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह हत्या है, हत्या में आशय और ज्ञान दोनों शामिल हैं। इसलिए लिखा हुआ है यदि उस कार्य से मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। फिर बात सुन लीजिए। कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है, उसका इंटेंशन और उसकी नॉलेज और ऐसे सर्कमस्टांसेस में करता है कोई कार्य कि यदि उस कार्य से वो मृत्यु कर देता तो मृत्यु कैसी होती? मृत्यु माने वध, वध मतलब मानव वध। मानव वध भी कैसा? आपराधिक मानव वध, और वो भी कैसा? हत्या का दोषी होता। ऐसा आपराधिक मानव वध अगर वो कर देता जो कि वो हत्या का दोषी होता तो हत्या के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा। मतलब एक्ट हुआ नहीं, बस प्रयत्न हो गया, उसका परिणाम नहीं निकला। जिस इंटेंशन से, जिस ज्ञान से, जिस परिस्थिति में वो मृत्यु कर रहा है, वध कर रहा है, उसमें वो कमिट नहीं हुई, उसका रिजल्ट नहीं आया, मृत्यु हुई नहीं तो वह हत्या होती। ऐसी स्थिति में हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। ठीक, इसके अगली स्टेप में आते हैं। तो इसमें क्या होगा? 10 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा हत्या के प्रयत्न के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसी का दूसरा पैराग्राफ है, यदि ऐसे कार्य से उपपत्ति कारित हो जाए, उपपत्ति माने कोई चोट लग जाए, घायल हो जाए कोई व्यक्ति, ऐसे कार्य से, कार्य कैसा? वही बात मैंने आपको बताई, जिसमें कि उसका आशय, ज्ञान और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो मृत्यु कारित कर देता तो वो हत्या में कन्वर्ट हो जाता, हत्या हो जाता। अगर हो जाती मृत्यु तो हत्या होती। ऐसे प्रयत्न में अगर किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित कर देता है तो सजा का प्रावधान आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के किसी भी भांति के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। करेक्ट। अब हम इसके एक और पार्ट पे चलते हैं। इस सेक्शन का एक और पार्ट है आजीवन कारावास से दंडादेश व्यक्ति या आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन कोई व्यक्ति अगर हत्या का प्रयत्न करता है और उसमें किसी को उपपत्ति कारित हो जाती है तो वह मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकेगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं धारा 303। जब मैं आपको धारा 303 के बारे में बता रहा था तब मैंने कहा था इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यह धारा एकमात्र दंड मृत्यु दंड का प्रावधान करती है। उसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दंड ऐसा नहीं है, तो उस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। फिर इस धारा को असंवैधानिक घोषित क्यों नहीं किया गया? इस क्लॉज को कि आजीवन कारावास के दंडादेश व्यक्ति अगर हत्या का प्रयत्न करता है और उसमें किसी को उपपत्ति पहुंचाता है तो लिखा है वह मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकेगा। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। धारा 303 में लिखा है शैल बी पनिश्ड विद डेथ, मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। और धारा 307 क्या कहती है? इसका आखिरी वाला पैराग्राफ क्या कहता है? दंडित किया जा सकेगा, मे बी पनिश्ड विद डेथ। किया जा सकेगा में ऑप्शन है, और भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए यह असंवैधानिक नहीं है। बहुत लोगों को डाउट रहता है इस पर। ध्यान रखना कि 303 क्यों असंवैधानिक है, क्योंकि वहां पर शैल बी पनिश्ड विद डेथ, और यहां क्या है? मे बी पनिश्ड विद डेथ। कर सकेगा, वहां करेगा। ओके, ये बात हुई। सेक्शन 307 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं सेक्शन 308
8 पर। अच्छा, इसके 3 एग्जाम्पल है, पहले मैं उनको डिस्कस कर दूं। जेड का वध करने के आशय से ए उस पर ऐसी परिस्थिति में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता। सीधा सीधा सेक्शन, इंटेंशन है मारने का, परिस्थिति ऐसी है जिसमें गोली चला रहा है, इंटेंशन भी है, तो क्या अगर वो गोली उसको लग जाती तो वो मरता तो ये हत्या का दोषी होता। ऐसी कंडीशन, गोली लगी नहीं, तो क्या हुआ? 307 के अंतर्गत हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एक कोमल वयस्क के शिशु की मृत्यु करने के आशय से एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है। समझ में आई आपको बात? एक बहुत छोटे से बच्चे, कोमल वयस्क का मतलब अति कोमल, माने बहुत छोटा बच्चा, उस छोटे बच्चे को, शिशु को कोई व्यक्ति मृत्यु करने का आशय, इंटेंशन है कि उसकी मृत्यु कारित करनी है, इंटेंशन हो गया। निर्जन स्थान में माने कार्य हो गया, जिससे कि मृत्यु कार्य हो गया। अगर वो नहीं बचाया जाता, किसी परिस्थिति में अगर वो नहीं बचता तो मृत्यु ही होती उसकी और यह हत्या का दोषी होता। ऐसी स्थिति में क्या है, यहां भले ही उस शिशु की मृत्यु नहीं होती है, तब भी इसने अपना प्रयत्न कर दिया है, ये धारा 307 के अंतर्गत हत्या के लिए दोषी होगा। ऐसा एक सेक्शन और आएगा 317 हम पढ़ेंगे आगे। उसमें माता पिता या फिर कोई संरक्षक किसी शिशु को ऐसे निर्जन स्थान में छोड़ देता है, वहां उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो वो थोड़ा अलग है, हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो उसमें उस पर डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है हत्या का प्रयत्न, तो उसी पे बात करते हैं। तीसरा है, जेड की हत्या के आशय से, इंटेंशन हो गया हत्या करने का आशय, ये एक बंदूक खरीदता है, बंदूक खरीदना, तैयारी, आशय, इंटेंशन हुआ, आशय तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तैयारी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बंदूक खरीदता है और उसको भरता है, उसमें गोली भी भर देता है। अभी तक इसने कोई अपराध नहीं किया। एक आदमी किसी को मारने का इंटेंशन बनाए, ठीक है ना, जिसका दुश्मन उसको मारने का इंटेंशन बना ले, कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति बना रहा है उसको मारने का इंटेंशन बना ले, बंदूक भी खरीद ले, गोली भी भर ले, यहां तक उसने कोई अपराध नहीं किया, ये एग्जाम्पल कहता है। ठीक है ना, और सही बात है, तैयारी तक नहीं है, क्योंकि कुछ अपराधों की तैयारी ही दंडनीय है, लेकिन प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न दंडनीय है। अभी तक तैयारी हुई है, इस धारा के अंतर्गत वो दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या होता है, वो बंदूक चलाता है, 307 लगी, 307 के अंतर्गत 10 वर्ष तक का, जो आपका पैराग्राफ है उसमें 10 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी। ठीक है ना, और जुर्माने से दंड नहीं होगा। अगर उसने बंदूक चलाई, उससे मरा नहीं सामने वाला, केवल घायल हो गया, यही एग्जाम्पल कहता है। यदि घायल कर देता है तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, इसमें उपपत्ति होती है, तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के किसी भी कारावास दंड नहीं होगा, उसमें चला जाएगा। ठीक है ना, सेक्शन ये हमने पढ़ लिया थर्ड एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल को। विश द्वारा जेड को हत्या कारित करने का आशय रखते हुए, इंटेंशन हो गया हत्या करने का, ए विष खरीदता है और उसे क्या करता है, जहां भोजन था, किसको मारना है, जेड की हत्या करनी है, जेड के भोजन के पास उसे भोजन में मिला देता है, जो भोजन रखा है उसमें मिला देता है। ठीक है ना, अभी तक कोई अपराध नहीं किया ए ने, अभी तक इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया है। ए उस भोजन को जेड के मेज पर रखता है या जेड के सेवकों को उस भोजन को जेड को प्रदत्त करने के लिए देता है। यहां उसने प्रयत्न कर दिया, क्योंकि अब उसके कंट्रोल के बाहर हो चुकी है बात, मेज पर रख दिया भोजन, मतलब जेड खाएगा और मर जाएगा। ठीक है ना, प्रयत्न पूरा हो गया, सेवकों को दे दिया, सेवक तो जानते ही नहीं है कि उसके अंदर विष है, सेवक भी वही पहुंचाएंगे और खाएगा, अगर खाएगा तो मरेगा और हत्या लगेगी, इसलिए यह हत्या के प्रयत्न के लिए यहां दंडित किया गया है। ठीक है ना, 307 के अंतर्गत ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 308। सेक्शन 308 में आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न को दंडित किया गया है। मुझे इस सेक्शन में बहुत ज्यादा नहीं बताना है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें भी वही बात है कि अगर वो अपराध घटित हो जाता तो आपराधिक मानव वध होता, अपराध घटित नहीं हुआ, एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, प्रयत्न हुआ, तो 308 लगेगी। जो कोई किसी ऐसे कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से, वही सारे कंटेंट, ऐसे आशय ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वो मृत्यु कारित कर देता तो हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का दोषी होता। यह बात हम तीसरी बार कर रहे हैं कि हत्या एक प्रकार है आपराधिक मानव वध का, इसलिए वो बार बार उसको लिखना पड़ता है
मृत्यु कारित कर देता तो आप बोलते फिर तो अपराधिक मानववध, ठीक है ना। तो इसलिए क्लियर किया उसने इस बात को कि हत्या की कोटि में न आने वाला अपराधिक मानववध, ठीक है ना। इस तो किस में आएगा? अपराधिक मानववध की कोटि में आएगा, ठीक है ना। हत्या नहीं है तो अपराधिक मानववध है। 3 वर्ष तक का किसी बात का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। यदि उससे उपपत्ति पहुंच जाती है तो 7 वर्ष तक का किसी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 308, अगर आपने 307 ठीक समझी होगी, 308 में कोई अंतर ही नहीं, वहां हत्या का प्रयत्न है या आपराधिक मानववध का प्रयत्न है। आपराधिक मानववध का मतलब कौन सा? जो हत्या की कोटि में नहीं आता, ऐसा आपराधिक मानववध। अब हम बात करते हैं धारा 309 की, जो आत्महत्या के प्रयत्न को बताता है। आत्महत्या के प्रयत्न को के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये ऐसा अपराध है जिसके अपराध हो जाने का दंड नहीं है, इसके प्रयत्न का दंड है और इसके दुष्प्रेरण का दंड है। दुष्प्रेरण आपने 306 में पढ़ाई था, ठीक है। तो जो कोई आत्महत्या का प्रयत्न करेगा या उस अपराध को करने के लिए कोई कार्य करेगा, मैं आपको उन बातों में ध्यान दिलाता हूं जहां प्रॉब्लम है, या उस अपराध को करने के लिए कार्य करेगा, ये नहीं लिखा कि तैयारी करेगा। आत्महत्या करने की तैयारी तक कोई अपराध नहीं है, आत्महत्या करने का कार्य दंड नहीं है। एक आदमी सुसाइड करने के लिए रस्सी खरीद के ले आया, उसने प्लान कर लिया कि भाई गले में फंदा लगाना है और पंखे पे झूलना है, ठीक है ना। और इसके लिए वो तैयारी कर ली उसने पूरी, स्टूल ले आया, उसने जो जो करना था, रस्सी खरीद के ले आया, सब कुछ कर लिया। अब गले में फंदा भी डाल दिया, बट लटका नहीं, कार्य नहीं किया। कार्य करने का मतलब यहां पे क्या है, बहुत बहुत बारीकी समझने वाली बात है, इसलिए मैं आपको ध्यान दिलाया। अगर ये कार्य हो जाता तो आत्महत्या हो जाती, बस वो कार्य हुआ नहीं, परिणाम निकला नहीं, आत्महत्या का प्रयत्न। इसलिए सुसाइड के बाद का कोई काम नहीं है अभियुक्त के लिए, अभियुक्त कोई सजा नहीं सुसाइड के बाद, तो हो गया गया। लेकिन सुसाइड से अगर वो बच गया तो दंड नहीं है। इसलिए इस धारा की संवैधानिकता को लेके भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रश्न उठाए गए। अपना जीवन का अधिकार है तो मरने का अधिकार ही मिलना चाहिए। इस पर बहुत सारे केस लॉज हुए, इसे हम डिस्कस करेंगे, संविधान पढ़ेंगे उस समय भी। एक केस हुआ पटनायक का मामला, उस मामले में कोर्ट ने बोल दिया कि ये धारा असंवैधानिक है। उसके बाद फिर एक केस हुआ मध्य प्रदेश, लोकेन सिंह वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का 1996 में, उसमें कोर्ट को वापस मानना पड़ा जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इस तरह से धारा 309 को अभी वर्तमान में दंडनीय बनाया गया है और उससे दंडित किया जा सकता है, ठीक है। ये आज का टॉपिक है। इसमें हमने एक ग्रुप पढ़ा, अभी 2 छोटी छोटी धाराएं बची हैं और एक अपराध बचा है ठग। ठगी क्या होता है? इसमें लिखा है जो इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात, अधिनियम माने भारतीय दंड संहिता के पारित होने के पश्चात, ठीक है, ये अधिनियम का ही फॉर्म होता है। कोई भी संहिता हमारी बनती है, पहले वो अधिनियम होती है, फिर वो संहिता की तरह, क्योंकि कोडिफिकेशन होता है उसमें, तो उसको फिर उसका वो संहिता का रूप लेती है। तो इस अधिनियम का मतलब भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के पारित होने के पश्चात किसी समय, उसके बाद किसी भी समय, पारित होने के बाद 1860 के बाद, ठीक है ना, लागू कब हुई? 1862 में। तो उसके बाद हत्या द्वारा या हत्या सहित, यहां इस धारा के अंतर्गत धारा 310 में जहां ठग समझाया जाएगा, और ठगी अपराध के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कंटेंट है इसका, वो है हत्या माने डेथ। तो हत्या द्वारा या हत्या सहित क्या करता है? लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रहता है। अपराध को समझना, अपराध क्या है? हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट करना, उद्देश्य क्या है? लूट करना या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ, मतलब अकेला नहीं, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सहयुक्त रहता है, उनके साथ मिलकर एसोसिएटेड रहता है। ऐसी स्थिति में वो ठग कहलाएगा, वो व्यक्ति ठग कहलाएगा। और ठग के लिए, क्योंकि इसमें हत्या एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इसका, इसलिए हत्या द्वारा हत्या सहित ऐसा करेगा, इसलिए इसमें पनिशमेंट कैसा है? आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 311 धारा 311 में इसका पनिशमेंट बताया गया, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
इस तरह से ये आज का वीडियो कंप्लीट किया। 21 मिनट का लगभग वीडियो हो गया, 20-21 मिनट का। लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने बताई। कुछ बातें और अगर आपके डाउट में है तो कमेंट बॉक्स में